हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो मिड टर्म के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो डीओई की तरफ से सैम्पल पेपर इश्यू हो गए हैं। मैंने एसएसटी का पार्ट 1 बनाया था जिसको आप ये देख रहे हैं। ठीक है, इसका मैंने पार्ट 1 बनाया था, 20 तक के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। अब मैं इस वीडियो में आपको पार्ट 2 प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जिसमें 21 से आगे के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मैंने हिंदी का पूरा जो है सैम्पल पेपर बना दिया है। ठीक है, इंग्लिश का मैंने जो है पहला जो पार्ट है पार्ट 1 वीडियो का वो बना दिया है। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को हम 21 क्वेश्चन से। और 21 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मानव पूंजी क्यों महत्वपूर्ण है। वाई इज़ ह्यूमन कैपिटल इम्पोर्टेंट। आप खुद सोचिए बच्चों, अगर हम इंसान ही नहीं होंगे तो जितने भी अदर कैपिटल्स हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो मशीन हो, फिक्स कैपिटल हो, कोई भी हो, वो क्या यूज़फुल है? हम हैं तभी तो वो यूज़फुल है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो इसका आंसर देखो। देखिए यहाँ पर आपसे जो पूछा गया वो 1 नंबर में पूछा गया है। पहले मैं हिंदी मीडियम में दिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर इंग्लिश मीडियम में देख लेना। तो मैं आपको बता रहा था कि आपसे तो 1 नंबर का पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर 5 पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो भी आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप 1 पॉइंट ही बता सकते हैं, पहला वाला कि अन्य संसाधन अपना स्वयं का उपयोग नहीं कर सकते। मानव विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, मृदा, जल, पेड़ पौधे का प्रयोग करता है। ठीक है, मानव विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता है, इसलिए मनुष्य का जो संसाधन है, जो मानव पूंजी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो और बता सकते हैं कि मानव अपने ज्ञान और कौशल से प्राकृतिक संसाधन को मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तन करता है। आप ये बता सकते हैं खनिज और मूल्यवान संसाधन भूमि के लिए या भूमि के नीचे ही दबे रहेंगे। जो खनिज और मूल्यवान संसाधन है वो भूमि के नीचे ही दबे रहेंगे यदि मानव उन्हें खोद कर न निकालें। ऐसे शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य आदि के द्वारा मानव पूंजी में निवेश अर्थव्यवस्था की प्रगति में योगदान देता है, मतलब इकोनॉमी को आगे रेस करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो है ना, मानव संसाधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो 1 नंबर का तो एक ही पॉइंट लिखना है, मैंने यहाँ पर आपको 5 पॉइंट दिखा दिए हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पे एक दे रखा कि जापान ने मानव पूंजी में निवेश कर विशेष तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य में कुशलता एवं तकनीक द्वारा अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया और देश अमीर हो गया। ठीक है, तो जापान ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया था, मानव पूंजी को अच्छा किया था, बाकी सब संसाधन और अच्छे हो गए। ठीक है, अब इंग्लिश में देखो, आपको ऐसा भी पॉइंट लिख सकते हैं, अदर रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज ऑन देयर ओन। ह्यूमन डेवलपमेंट यूजेज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, सोयल, वाटर, ट्रीज एंड प्लांट्स, मिनरल्स एंड वेरिएबल रिसोर्सेज वुड रिमेन ब्यूरिड अंडर द लैंड इफ ह्यूमन डिडंट एक्सट्रैक्ट देम। देखिए अगला पॉइंट है, ये यहाँ से अगला पॉइंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, आपको ऐसा 1 पॉइंट लिख देना। ठीक है, मैं 1 पॉइंट ही मैंने आपको समझाया यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि मेंशन द एक्सपेंशन ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया जो है ना वो कहाँ से कहाँ तक कितना फैला हुआ है, ये आपको पूरा बताना है। तो लैंड में आपको पूरा बताना है कि यहाँ से, ठीक है, ये आपको बताना है। ये तो मतलब कहाँ से कहाँ तक पूरा है। अक्षांशीय विस्तार बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, और भारत का देशांतरी विस्तार बताएंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, और ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ कि अगर भारत की मानक यमुना रेखा पूछेगा तो ये आंसर। ठीक है, लेकिन जो अभी आंसर पूछा है उसमें ये नहीं बताना आपको। ठीक है, कई बच्चे होते हैं नोट कर लेते हैं, ठीक है, सुनते नहीं है ना पूरी बात। तो
यहाँ तक आपको नोट करना है, ठीक है। अब इंग्लिश में देख लो आप, तो आप बता देंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री नॉर्थ 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू लगा लेना 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लोकतंत्र के विपक्ष में एक तर्क लिखिए। मतलब हमें डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बताना है। आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र होता क्या है। जब जनता के द्वारा जनता की चुनी सरकार जनता पर ही शासन करती है ना, उसे लोकतंत्र कहते हैं। डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो हमें डेमोक्रेसी की ना नुकसान बताने, जैसे आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो डिसीजन है वो डिले होते हैं, मतलब निर्णय बहुत देरी से लिए जाते हैं। यहाँ पे करप्शन होता है। और आप और भी बहुत सारे बता सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम है तो हर 5 ईयर्स बाद वोटिंग होगी, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में अमाउंट जो है वो स्पेंड होती है, ठीक है। आंसर देखो, तो ये है अस्थिरता की संभावना, फैसलों में देरी, भ्रष्टाचार की संभावना, चुनावी प्रक्रिया महंगी, सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई, ठीक है। तो आप इंग्लिश में देख लो आप, यहाँ पर मैं आपको 5 आर्गुमेंट बता रहा हूँ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, तो आप एक ही लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉसिबिलिटी ऑफ इनस्टेबिलिटी, मतलब अस्थिरता की संभावना, हो सकता है सरकार गिर जाए, ठीक है, और फिर दोबारा चुनाव होंगे। डिले इन डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा देरी होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के चांस होते हैं। द इलेक्शन प्रोसेस इज एक्सपेंसिव, इलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा महंगा है। डिफ़िकल्टी इन टेकिंग द डिसीजन ऑफ द कॉमन पीपल टू चूज़ द गवर्नमेंट, और कई बार आम लोग जो है वो गवर्नमेंट को अपने तरीके से जिसे वो चुनना चाहते हैं उनको कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखो, पर्सन वांट्स टू गेट वर्क बट ही डजंट गेट वर्क ऑन अवेलेबल वेज रेट, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब एक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता, तो उस स्थिति को ना बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है ना, उसमें काम करना चाहता है लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा, तो उसको बोलते हैं बेरोजगारी। देखिए, इसमें बेरोजगारी का ये टॉपिक है, ठीक है। वह दशा या वह स्थिति जब प्रचलित मजदूर पर वह काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। और देखो, मैंने इस पेज को पूरा दिखा रहा हूँ क्योंकि इस पेज में से काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं, मृत्यु दर, जन्म दर, तो आप ये भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अब इंग्लिश में देख लीजिए इसका मतलब, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की आप डेफिनेशन बता देना, द कंडीशन ऑफ वन हु इज़ केपेबल ऑफ वर्किंग, जो काम करने के लायक है, एक्टिवली सीकिंग वर्क, और वर्क करना भी चाहता है, बट अनेबल टू फाइंड एन वर्क, लेकिन उसे कोई काम मिलता नहीं है। आगे लिख देना एक और चीज़, ऑन अवेलेबल वेज रेट, WAG वेज RAT, ठीक है, RAT, ओके। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समाजवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोशलिज्म। देखो, समाजवाद या समाजवादी यहाँ पर वही है, तो आप लिखेंगे समाज में संपत्ति सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा सामूहिक रूप से होना चाहिए। सरकार जमीन और संपत्ति से जुड़े कानून
इस तरह बनाए कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं कम हो। ठीक है, इस विचारधारा को ही आप लिख देना समाजवाद कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, द पॉलिटिकल आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड दैट मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, इज कॉल्ड सोशलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि सिंधु नदी तंत्र की किसी एक नदी का नाम बताना है आपको। जो इंडस रिवर है ना, जो सिंधु रिवर है, उसकी एक रिवर का आपको नेम बताना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। सिंधु की 5 मेन जो है ना वो ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब उसकी सहायक नदी, जैसे झेलम, चिनाब, रावी लिख देना। ठीक है, बाकी और स्टडी के लिए एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, आंसर इसका समझ में आ गया। आपसे एक नदी पूछा, आप ये बता देना कोई से भी एक। ठीक है, और इंग्लिश में देखो तो आप बता सकते हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, कोई से भी एक रिवर बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पूछ रहा है कि नर्मदा नदी किस नदी तंत्र का हिस्सा है। देखिए जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप इसका नर्मदा नदी तंत्र लिख देना। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देना प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, क्योंकि नर्मदा नदी अपने आप में एक बड़ा तंत्र है। ठीक है, तो आप इसके ब्रैकेट में प्रायद्वीप लिख देंगे, प्रायद्वीप नदी। ठीक है, प्रायद्वीप नदी। और इंग्लिश में आप नर्मदा रिवर सिस्टम लिखेंगे, नर्मदा रिवर सिस्टम, और ब्रैकेट में लिख देंगे पेनिसुला। ठीक है, ओके, PENIN पेनिन, SULA सुला। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। तो आप बता सकते हैं डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, या आप कोई और भी परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, लोकतंत्र वह तंत्र है जब लोगों के द्वारा लोगों की चुनी हुई सरकार लोगों पर ही शासन करती है। बाकी एक बार दिखा रहे तो आप सुन लीजिए, देख लीजिए। देखिए जब हम लोकतंत्र की परिभाषा की बात करते हैं तो किसी न किसी राइटर की परिभाषा लिखनी पड़ती है। तो आप इनमें से कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, या इब्राहिम लिंकन ने जो दी थी, जो मैंने अभी आपको बताई थी, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, ऐसे दिए स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले, आप कोई सी भी एक डेफिनेशन किसी भी राइटर की लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 3 दिखा दिए, आप इब्राहिम लिंकन वाली भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको एक ही लिखनी है। ठीक है, 1 मार्क्स का है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको यहाँ तक 27 तक करा दिए। फिर मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा आपके लिए, जिससे मैं आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, एक बात और, सपोर्टिंग मटेरियल आप कैसे गेट कर सकते हैं, वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ।